जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, लेक्चर 1 का या ये 3 तो अब होमवर्क में कर लेंगे आप, क्योंकि अब 4 में आपको करवा रहा हूँ। 3 उसी तरह से है, बस चीज़ें बेची हैं ओवरसीज कस्टमर को 28 मार्च को, और कस्टमर ने पेमेंट कर दी है 30 अप्रैल को, ईयर एंड 30 जून को है। तो इस वजह से ये सारी ट्रांजैक्शन इसी साल के अंदर अंदर ही सेटल हो रही है। ठीक है, ये सवाल आप खुद कर लेंगे। मैं इसी तरह का ईयर एंड बीच में आ रहा हूँ वाला सवाल करवाने लगा हूँ। तो हबीब वाला सवाल करते हैं जी, पढ़ें जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ, क्या हुआ अगर चीज़ें आपने खरीदी नहीं है, बेच दी हैं, ट्राई तो करें, हिम्मत करें। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट पढ़ने के लिए और 2 मिनट करने के लिए, जल्दी करें। नहीं मूड, कर लो ना यार, पेंसिल दे दो यार इसको। इंट्रोडक्शन के लिए आए थे आज, इंट्रोडक्शन ही हो रहा है। देखो ना, इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन टू IS-21 हो रहा है। जो बच्चा कर ले जल्दी से करना है। इसको मैं मार्क्स देता हूँ 5, 4 नंबर का सवाल 5 मिनट में करना है। नंबर छोड़ो, 5 मिनट में करना है। जिसमें रीडिंग हो गया, 2 मिनट रह गए आप, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, डन। कौन कौन कर चुका? स्पीडा पढ़ो, स्पीडा। दो तीन बच्चे कर चुके बस अभी तक। हाथ खड़ा करें दोबारा जरा। 5 6। चलें जी, मिलकर करें फिर। क्वेश्चन नंबर 4, ईयर एंड क्या है जी?
2011 पहला ईयर एंड हो रहा है। ओके। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके पाउंड 935 ऑन 12 दिसंबर 2011। तो 12 दिसंबर 2011 को सेल की है उधार पे, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर और पेमेंट 15 जून को जाकर रिसीव हो रही है। तो फिर उधार पे चीजें बेची। उधार पे चीजें बेचने की एंट्री क्या होती है? एंज काम नहीं चलना, तुसी जे ब्रेक 5 मिनट दी दें 10 करके आओ, फिर काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब पाउंड्स में कोई मसला नहीं, कितने पाउंड्स? 935। अब 1 दिसंबर 2011 को जाकर देखें, एक पाउंड कितने रुपए का है? नहीं, 12 दिसंबर 2011 को एक यूके पाउंड किसके बराबर है? अच्छा, अभी तक आप नोट कर रहे हैं कि हमें एक्सचेंज रेट ऐसे दिया हुआ है कि हमारी जो फंक्शनल करेंसी है, लोकल करेंसी है, उसके साथ 1 नहीं लगा होता, बल्कि फॉरेन के साथ 1 लगा होता है। टाइम ये सजेस्ट कर रहा है कि दूसरा काम आज नहीं करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोकल करेंसी के साथ भी 1 लगा होगा, वो देखेंगे फिर, ठीक है। तो जब वो आएगा तो फिर फर्क बताऊंगा। फिलहाल तो सिंपल काम चल रहा है मल्टीप्लिकेशन से हमारा, ठीक है। तो एक पाउंड कितने रुपए का है 12 दिसंबर को? 180। क्या आंसर आया? 1,68,300। 168,300। लो जी, अब ये हमारा रिसीवेबल है, डेटर, ठीक है जी। अच्छा, अब ईयर एंड बीच में आ गया, क्योंकि 31 दिसंबर 11 को सेटलमेंट नहीं हो रही, बल्कि जून 12 में जाके सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। तो फिर वही मसला आ गया ना, ईयर एंड पे जैसे आप अपनी लायबिलिटी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं, वैसे ही आप अपने रिसीवेबल के बारे में भी सोच रहे होते हैं। परेशानी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि आपको तो आने हैं 935 पाउंड, चीजें बेची हैं जो आपने। अब अगर तो करेंसी हमारी डी वैल्यू होती है तो फिर छोड़ें इस बात को, तो बारीक हो जाएगी बात। सादा बात आपने ये एंड पे आकर देखा, आपके पास 2 चीजें नहीं, एक ही चीज है, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। दूसरी एंट्री अगर कॉस्ट गिवन होती तो मैं दूसरी एंट्री पास करता, वो एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जब कभी सवाल के अंदर हमें कॉस्ट गिवन होगी तो हम वो कॉस्ट की परपेचुअल दूसरी एंट्री कर देंगे। फिलहाल भी मेरे तीसरे सवाल में आकर भी मैं तीसरा सवाल करा रहा हूं ना, अभी तक मुझे कॉस्ट गिवन नहीं है, आएगी कॉस्ट दूसरी एंट्री करेंगे, फिलहाल नहीं है। फिलहाल जरा कन्वर्जन सीख रहे हैं, सादा बात रखें फिलहाल, ठीक है। तो मेरे पास एक रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है। नाउ रिसीवेबल इज नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी? मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि हमें कैश, ये डेटर रिसीव होगा, ये सेटल होगा, इसके बदले हमें कैश आएगा, मनी रिसीवेबल है। तो अगर मॉनिटरी आइटम है, ईयर एंड पे मौजूद है, तो ईयर एंड के ऊपर उसको रीट्रांसलेट करना है। ये हमने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था इनटू रुपीज, ये ट्रांसलेट किया था, ऑलरेडी ये ट्रांसलेटेड था। IAS 21 कहता है मॉनिटरी आइटम है तो ईयर एंड पे, बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे उसको क्या करो? रीट्रांसलेट करो और ईयर एंड वाले रेट के ऊपर उठाकर ले आओ, ठीक, कोई मसला नहीं। 31 दिसंबर पे हम कर लेते हैं जी वर्सेस वाली कैलकुलेशन। तो 2 लाइनें छोड़ दी हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन के लिए, और यहां पे हमने आकर लिखा जी कि एक हमें कितना रिसीव होना है जी? 935 पाउंड रिसीव होने हैं, और 31 दिसंबर 11 पे एक यूके पाउंड किसके बराबर हो गया? चलो जी, ऐसे भी दुख ही लगा, खैर चलें, अभी ऐसे ना सोचें प्लीज, ऐसे ना सोचें, सादा बात। 170 आंसर 1950। ये हमारा एसेट है, ठीक है, हमारा रिसीवेबल है, हमारा डेटर है न्यू, ठीक है, ये न्यू आ गया, न्यू, नया। और हमारा पहले रिसीवेबल स्टैंड कर रहा है, ये अब ओल्ड है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने 28 से 30 बढ़ने पर गम हुआ था, चलो अब तो कम हो रहा है, अब तो खुशी होगी। ओ नो, ये तो एसेट है, एसेट के बढ़ने पर खुशी होती है, यहां पर तो एसेट क्या हो रहा है?
अगर आप अपने डेटर को 168 से 168 से 158 पे उठाकर लाएंगे तो आपका एसेट क्या हुआ है? कम। रिसीवेबल कम होना खुशी की बात नहीं है। आपने किया भी, कैश नहीं रिसीव हुआ, बैठे बैठाए आपको ये डज लग गई है। जिस दिन आपने चीजें बेची थी उस दिन के हिसाब से आपने 168 रुपए का रिसीवेबल बुक किया हुआ था। अब चीजें पहले से बेची हुई हैं, किया कराया भी कुछ नहीं है, ईयर एंड के ऊपर आपको सिर्फ एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से डज पड़ गई है, आपका रिसीवेबल कम हो गया है। एसेट कम होना दुख की बात है। बहरहाल सादा बात, एंट्री यहां से भी समझ आ जाती है, क्या रिसीवेबल को क्या कर दो? कम। एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। दूसरा इंपैक्ट डेबिट, तो वो बैलेंस शीट, डेबिट जो होता है बैलेंस शीट वगैरह है तो वो क्या है? लॉस है। ठीक है, तो डेटर को उठाकर ले आओ कितने पर? 158, 950 पे। तो कितने से कम करो? 93। तो ये आपका क्या आ गया जी? एक्सचेंज लॉस। ठीक है जी, एक्सचेंज लॉस। बैलेंसिंग लिख लो, आपकी मर्जी है, डिफरेंस भी है वैसे, ऐसे भी जल जाएगा, बस के नीचे लिखा हुआ है। तो 9350। कोई मसला? अब रिसीवेबल आपका पहुंच चुका है 158950 पर। ठीक है, अगला साल आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हालांकि उसने तो ट्रांजैक्शन मांगी हुई है, पर मैं चूंकि एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं तो मैं ईयर एंड अलग अलग करके एंट्रीज करा रहा हूं आपको। पर्चे के अंदर जिस साल की एंट्रीज, हो सकता है पर्चे के अंदर सिर्फ इस साल की एंट्रीज मांग ले, तो बस ये 2 एंट्रीज हैं, अगली करने की जरूरत ही नहीं है, सेटलमेंट की कोई जरूरत नहीं। एक्सट्रैक्ट्स भी सिर्फ इसी की मांग सकते हैं। तो जो सवाल में पूछेगा हम वो बता देंगे उसको। ओके, तो 31 दिसंबर 2012 आ गया। तो इस साल में 31 दिसंबर 12 वाले साल में पेमेंट रिसीव होगी 15 जून 2012 पे। खत रिसीव हुआ, हमें खत आया, ज़्यादा खटका, बाहर गए, डाकिया खड़ा था, उसने हमें क्या पकड़ाया? ऐसे होता नहीं है, ऐसे तरह आसान कर रहा हूँ। ठीक है, हमने देखा एक एनवेलप है, उसके ऊपर जनाब लिखा हुआ एड्रेस हमारे उसी कस्टमर का जिसको हमने यूके में चीज़ें भेजी थी। तो जब हमने उसको खोला, उसमें से कड़कड़ाते हुए 935 पाउंड निकले। ठीक है जी, तो हमने कहा लो जी पैसे आ। किस दिन आए? 15 जून 2000। तो अब रिसीट हो रही है, तो कैश आएगा या जाएगा? तो कैश डेबिट यहां पे कर दें। और अब सेटल हो गया ना हमारा रिसीवेबल, डेटर क्रेडिट होता है ना, कैश जब पैसे आते हैं डेटर से तो क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। ठीक है, तो कैश और डेटर, डेटर ने क्या होना है? लेकिन एक लाइन छोड़ दी हमने, कोई गेन लॉस हो तो। अब सेटलमेंट के दिन असूल क्या बनाया हुआ है? पहला काम क्या करना है? कैश। पहला काम क्या करना है? कैश लिखना है। ठीक है, तो कैश हमने जो वो ओपन किया था तो 935 पाउंड निकले थे। इसको हम ले गए मनी चेंजर के पास और हमने कहा भाई हमें इसके बदले में रुपीस दे दो, हमें तो यहाँ पे रुपीस की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस चलाना है हमने, ठीक है, हमें रुपीस दे दो। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन ये 15 जून का दिन है, इस दिन एक यूके पाउंड 184। तो वो क्या कह रहा है? इधर से तुम 1 पाउंड दोगे मुझे, मैं 184 रुपए तुम्हारे हवाले करूंगा। तो इसका मतलब 184 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है? ठीक है, अब डेटर हमारा पड़ा हुआ है 168,300 पे। नहीं, 168 पे नहीं छोड़ा था हमने, पिछले साल के एंड पे उसको उठाकर ले गए थे, ईयर एंड वाली डेट पे रीट्रांसलेट कर लिया था हमने उसको। इस वजह से डेटर तो क्रेडिट होगा अब 158,950 से। अब अगली बात, जहां से आने की उम्मीद थी 158, वहां से आ गए 172। खुशी या गम? खुशी या गम? भाई जहां से रिसीव होने की उम्मीद थी 158, वहां से ज्यादा रिसीव हो गए ना, तो फिर ये तो खुशी की बात है। और वैसे भी आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कितना आता है बैलेंसिंग फिगर? 090। और ये जनाब आपका क्या आ गया जी? एक्सचेंज गेन। ये पीएनएल में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है। और ये जनाब आपकी जनरल एंट्रीज हो गई पूरी। बड़ी कंजूसी से मैंने एंट्रीज की हैं ताकि एक्सट्रैक्ट्स जरा खुले खुले बन सकें। एक्सट्रैक्ट्स बना ले फिर, कोई जरूरत नहीं मेरे ख्याल में, अगले सवाल में बनाते हैं कि बना लें। बना लें। होमवर्क भी है, टेंशन ना लो। इसके एक्सट्रैक्ट्स होमवर्क 2012 और 2011। हाँ जी,
2012 के अंदर क्या आया था जी, एक्सचेंज लॉस कितना 93, ये गेन हो चाहे लॉस हो। अब ये IAS 21 हमने पढ़ा है, 2-3 चीजें पढ़ी इसके अंदर। एक बात हमने क्या पढ़ी है भाई आपके आने से पहले, कि हम जिस करेंसी में अपनी जनरल एंट्रीज करते हैं वो करेंसी हमारी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। नॉर्मली वो लोकल करेंसी होती है, और फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आपकी मौजूदगी में आप पढ़ रहे हैं। पहले मैं सिर्फ ये बताया था ना कि जिस करेंसी में जर्नल एंट्रीज होंगी वो करेंसी हमारी फंक्शनल करेंसी, ठीक है, सही है। इसके अलावा नॉर्मली वो लोकल करेंसी होती है, और इसके अलावा जो भी करेंसी है वो क्या है, फॉरेन करेंसी। एक तीसरी भी है प्रेजेंटेशन करेंसी, वो अभी नहीं पढ़ाना, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, ठीक है। तो फंक्शनल करेंसी रुपीज है हमारी, उसके अलावा जो भी है वो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं डॉलर में, पाउंड में, दिरहम में, दिनार में, क्रोन्स में, जिसमें भी कर रहे हैं, वो आपके लिए फिर क्या बन जाएगी, फॉरेन करेंसी। तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा लोकल करेंसी यानी फंक्शनल करेंसी के अंदर, ठीक है। तो एक्सचेंज लॉस आ गया 11 में, हाँ तो 11 में ही है। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें तो शुक्र इन्वेंट्री की कोई बात है ही नहीं कि मुझे वो दिखाना पड़े। तो करंट एसेट्स में आपके डेटर्स हैं जो 168 पे नजर आएंगे, है ना। ईयर एंड 31 दिसंबर 2011 पे 168 300 पे नहीं नजर आएंगे। यही तो IAS 21 ने कहा है कि आप $935 को 31 दिसंबर 11 वाले रेट पे लेके आओ। जब उस रेट पे लाए तो वो 158,000 रुपीज बन रहे थे, 950, ठीक है। 12 आया, ये ट्रांजैक्शन सेटल हो गई, डेटर खत्म हो गए, लेकिन सेटलमेंट के वक्त हमें गेन आया है 13090 का, ये P&L में ले जाए, ठीक है। तो मोटी मोटी बातें हमारी पकड़ में आ चुकी हैं स्टैंडर्ड की। अब कुछ बारीक बातें हैं इंशाल्लाह वो देखते हैं, ठीक है। अभी या इस वक्त ये बात की बात है, 5वां सवाल करने लगे हैं हम, आ जाए इधर। कोई मसला, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये कल कर दो सॉल्व, मुझे जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें एंट्रीज भी करनी है और इसमें बैलेंस शीट और P&L के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, 14 और 15। ठीक है, 5 मिनट बहुत है इसके लिए टोटल। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, छेती करो। भाई पहले वाला को नोट कर रहे हैं, जल्दी से करें, जल्दी से। वो मैं नहीं मिटा, मैं ये सवाल इधर कर लूंगा, इसको पहले करें प्लीज। भाई आमिर भाई आप ये ना उन्हें कहें कि ये वाला नहीं, ये लंबे वाला नहीं चलाना है। आप बेशक 2 लगा दें, उस तरफ भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, वो ऊपर रख देंगे जब दूसरी क्लास, वैसे ऊपर वो बहरहाल ये ना ये इधर से शुरू होगा ना, इसके आगे मैं आ जाऊंगा, इतनी जगह पे आगे मेरा बोर्ड चल लेगा, उधर से मुझे वाइट बोर्ड मिल जाएगा। जरा कंसोलिडेशन में जाके जरूरत पड़नी है, फाइनल अकाउंट्स तो यहाँ से चला गया। लो जी पैन होते भरावो, है कोई जिन्हें कर लिया होवे? नोबडी, नोबडी। अब फिर क्या है, फिर श्रीलंका से हारना है या जीतना है?
श्रीलंका को भी जीत जाओ, बांग्लादेश को जीत जाओ, फिर फाइनल जाके इंडिया को फिर हार जाओ। है नहीं खैर, इससे बेहतर तो नहीं है अभी यार। और हम ना असली लड़ाई में ठीक लड़ते हैं। मुझे हाल देखी जाना सी पागल यार, तू मैच खेल। हाँ जी, है कोई? डन। 1 और 2 3 जाओ मैंने खटुआ छेती करो। 3-4 बच्चे ने कार भी लिया। आप चुप करेंगे तो करेंगे। ओके लो जी 30 सेकंड्स। अब जो हो रहा होगा वो ही रह जाएगा, हाथ पांव फूलने से। 30 सेकंड। नहीं लो जी, टाइम इज अप। किस किसने कर लिया सवाल? चलो 30 सेकंड और दिए, जल्दी करो। करना तो सही है, पहले गलत भी तो करना है ना, सही भी करना पड़ेगा। पिक्चर ले लेना फिर, क्योंकि क्लास अब एंड होने वाली। A part, show accounting entries for the above transactions in the books of the company for the year 14 and 15। ठीक है जी, कर देते हैं। 2014 के अंदर 1 नवंबर पे यूके पाउंड 1000 का एक प्लांट परचेज आ गया है और पेमेंट उसकी की गई है 1 मार्च 15 पे जाकर, बीच में ईयर एंड आ गया। ठीक है, नो इशू। रेट्स गिवन है 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू, तो 1 किसके साथ लगा हुआ है जी? अगेन फॉरेन करेंसी के साथ। तो जो हम कर रहे हैं वही करते जाएंगे मल्टीप्लाई से। ठीक है, अच्छा जी। 1 नवंबर 2014 पे पौधा खरीदा है हमने, तो फॉर द ईयर एंडेड, ये ए पार्ट चल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, तो किस दिन खरीदा है पौधा? प्लांट 1 नवंबर 2000। एंट्री क्या होगी जी? प्लांट डेबिट। और कैश नहीं बेटा, कैश ही तो पे नहीं हुआ। हमने ये 1 नवंबर को खरीदा है और जाके पेमेंट की है अगले साल मार्च 15 में। ठीक है, तो प्लांट डेबिट पेएबल फॉर प्लांट क्रेडिट। तो कितने पाउंड्स का खरीदा है जी? अब 1 नवंबर को 1 पाउंड 198 रुपए का। अब आसान हो गया ना काम, ये मैंने पहले ही बता दिया था इन्वेंट्री के साथ ही। ये इस वक्त आके पहली बार बताना था, लेकिन मैंने पहले ही थोड़ी सी कहानी आपको करा दी थी, इसीलिए ताकि आप ये सही करें। उम्मीद है सही किया होगा, उम्मीद है। तो प्लांट कितने से डेबिट? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी अब पेमेंट कब जाकर कर रहे हैं? अगले साल मार्च में। बीच में ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड आ गया है तो प्लांट को रीट्रांसलेट कर लेंगे और उठाकर ले जाएंगे इसको ईयर एंड वाले रेट पर। ये क्या मतलब? मैं ऐसे से कर रहा हूं, तुम ऐसे से कर रहे हो, क्या मतलब? प्लांट को रीट्रांसलेट नहीं करना? क्यों? हाँ सॉरी, मैं जरा भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना अब, है जी। आप लोगों को सब बातें याद होती हैं। ठीक है जी, तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, प्लांट को तो रीट्रांसलेट करना है। ओ मॉनिटरी आइटम तो बड़ा है ना, IAS 21 कहता है मॉनिटरी आइटम्स को क्या करना है? रीट्रांसलेट करना है, ईयर एंड पे इसको उठाकर लेके आना है
बैलेंस शीट डेट वाले रेट के ऊपर 31 दिसंबर 14 पर IS-21 ज़्यादातर तो कंप्लीट हो गया। हाँ बस वो लोन के अंदर ज़रा इंटरेस्ट वगैरह आएगा, आगे थोड़ा सा मसला आता है उसके अंदर जाके, कल इंशाल्लाह कर लेंगे, वो पड़का देंगे इसको भी, कोई मसला ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड कल ख़त्म हो जाएगा। है ही इतना सा, आप खुद उठाकर देख लीजिएगा किताब जाकर, किताब खैर अभी आई नहीं, पूरा चैप्टर ही मैं सोच रहा हूँ कॉपी दे दूँ, आराम से किताब आती रहेगी, ठीक है। पास पेपर अभी मैं देखता हूँ, उसका हो सकता है होमवर्क में दे दूँ, लेकिन वो मैं कॉपी नहीं कराया यार। चलो कल कॉपी करा के लाऊंगा, आपसे क्लास में करा लूंगा, ठीक है, ओके, मसला ही कोई नहीं, एक पास पेपर है इसका, बाकी ये 2-3 जगह पे मिक्स हुआ होगा, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स में आता है, MCQs में बहुत ज़्यादा आता है बहुत आसान, बहुत आसान। देखें आप सामने ही है, तो भाई 2 लाइनें छाट दी, उसके बाद वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। 1000 पाउंड्स हैं 31 दिसंबर 14 पर, जो हमने पे करने हैं, पेएबल हमारे ऊपर बोझ है, तो 31 दिसंबर 2014 पर 1 UK पाउंड 200 का हो गया, खुशी होगी ना, पेएबल है। चलो खैर ऐसे ना सोचो, खैर अभी बोझ ना डालो उस पे, अभी सिंपल ही चलने दो बस चीजों को, ठीक है, सीधी सीधी। तो इनटू 200 इज इक्वल टू 200,000 वर्सेस, मुकाबला कराओ, लो जी पेबल जो है वो बढ़ गया, पेबल 198 से आ गया 200 पे, तो पेबल का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो पेबल क्रेडिट हो गया कितने से, 2000 से पेबल क्रेडिट हुआ, और अब ये पेबल का बढ़ना तो दुख की बात है, तो एक्सचेंज लॉस आ गया, ले जाओ फटाफट इसको PNL में। असल में तो यहाँ पे पहली बार आकर बनाना था हमने एक्सट्रैक्ट्स को, लेकिन मैंने पहले से ही बनवाने शुरू कर दिए थे। तो बहरहाल 2000 रुपए से आपने पेबल को बढ़ा लिया, डन जी। अब साल तो हो गया खत्म, अगला साल आ जाता है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हाँ किस किसने डेबिशन चार्ज की, किस किसने डेबिशन चार्ज की, वेरी गुड। किस किसने नहीं की मेरी तरह, किस किसने मेरी तरह नहीं की, मेरी तरह कह देता हूँ ताकि आपको शर्म ना आए ना, मैं भी हूँ आपके साथ, ठीक है। देखें जी मेरी तरह किस किसने नहीं की, नहीं भाई देखें, प्लांट डेप्रिशिएबल एसेट है, इन्वेंट्री थोड़ा ही है, इन्वेंट्री पे तो आपने लोअर ऑफ कॉस्ट NRV का फॉर्मूला लगाना था, इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो मतलब कॉस्ट भी पड़ी रहेगी, पर एसेट है तो डेबिट तो होगा, अगर लाइफ ना गिवन हुई फिर मजबूरी है। लेकिन सवाल में उसने बताया हुआ था कंपनी पॉलिसी डेप्रिशिएट करने की है 10% स्ट्रेट लाइन, तो फिर डेप्रिसिएशन, अच्छा अगर ये चलो खैर होना ही था, लाइफ तो गिवन ही होनी थी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यानी अब आप खुद देख लो, आपने खुद ही सही कर लिया, पहला सवाल सही जो सही सवाल था, जो सही लेवल का सवाल अब आया, ये पहला था। अब डेप्रिसिएशन करनी है आपने, तो 2000 पर उठाकर ले गए, चूंकि आप एसेट को तो 2000 से डिवाइड कर देंगे आप, 2 लाख से, 2 लाख। प्लांट को नहीं छेड़ना, प्लांट तो 198 पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ ये बस एक्सेप्शन एक आनी है, आगे देखेंगे कल, नहीं तो परसों का खत्म करेंगे जब स्टैंडर्ड को, तो देखेंगे कल खत्म नहीं होगा, हो भी सकता है। डिवाइड बाय इनटू 10, अगर रेजल वैल्यू होती तो माइनस कर देते, क्यों यकम नवंबर को परचेज किया है, अगर नहीं बताया कि इंस्टॉलेशन डेट अलग है, तो इसका मतलब नॉर्मल असम्पशन ये है कि यकम नवंबर को फिर ये यूज करना शुरू कर दिया होगा, तो इनटू 2/12 कितना 3300, ठीक है जी। चल ये तो हो गया जबरदस्त। अगला साल आता है जी, तो अगले साल में हमने सेटल कर दिया अपना ये उधार, किस दिन सेटल किया है जी, किस मार्च को, यकम मार्च को, 199 का $1 पाउंड 199 रुपए का है, ठीक है। तो यकम मार्च 2015 पे आए हम, तो हमने अब पेमेंट करनी है रिसीट, तो फिर पेएबल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, लेकिन एक लाइन में दरमियान में छोड़ दिया करता हूँ, आप टॉप पे भी लाइन छोड़ सकते हैं, बॉटम पे तो सारा सफाई खाली होता है, फिर यूं भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब करेंगे क्या जी, सबसे पहला स्टेप क्या है जी, कैश लिख लें, तो 1000 पाउंड देने हैं और 199 रुपए का 1 पाउंड हो गया, चूंकि 1 फॉरेन करेंसी के साथ लगा हुआ है इसलिए हम मल्टीप्लाई से ही काम चला रहे हैं अभी तक, तो 1,99,000 आ गया, बोलो सही है। उसके बाद पेबल हमारा स्टैंड कर रहा है इस वक्त 2 लाख पे, 200,000 पे, तो जो पे करना था जिसको 2 लाख, उसको 1,99,000 पे करके जान छूट गई, तो 1000 रुपए का हमें नुकसान हो गया, नफा हो गया। चलो टॉपिक साथ के साथ ही तैयार होता जाए ना, 1000 रुपए का एक्सचेंज
गेन आ गया। बस ये और तो कुछ नहीं करना ना। क्या? क्यों? तो एसिड 10 साल लाइफ रखता है, 10% का मतलब है हर साल डेप्रीशिएट होता रहेगा। तो 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री आ जाएगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एडप्शन क्रेडिट 3300 से। अब क्या हो गया? अब पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए 198,000 को 10% से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि 19,800 रुपए की डेप्शन चार्ज कर देंगे। ठीक है, डन जी। अब क्या कह रहे हैं जी? वो एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएं, बना देते हैं जी, मसला क्या है? एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए थे ना, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कर लिए सवाल, एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे। सवाल पूरा पढ़ा करें जी, कुछ बच्चों ने नहीं बनाए। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, ये पार्ट बी स्टार्ट हो गया जी। और 2 साल हैं जी, 14 और 15। 15 रिसेंट है, पहले लिख लें 14 उसके बाद। पीएनएल के अंदर देखें तो आपको एक एक्सचेंज लॉस नजर आ रहा है, और इसी लाइन में जान अलग अलग भी कर सकते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं, खुली जगह है इस टाइम, अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्सचेंज लॉस कितने हैं? 2000 14 वाले साल में। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है? 3300। दोनों एक्सपेंस आ गए। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको नॉन करंट एसेट्स में प्लांट नजर आएगा। और इस वक्त मैं 14 की बात कर रहा हूं तो 1,98,000 पे प्लांट रिकॉर्ड हुआ था, और 3300 उसमें से क्या हो चुकी है? डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो ये क्या आंसर आ गया जी आपका? 165,000। नहीं, 19। ठीक है, ये आपका एसेट आ गया। डन। नेक्स्ट, और भी कुछ है? और भी कुछ है जी, करंट लायबिलिटीज। लेकिन कहां पर? करंट लायबिलिटीज में आपको क्या नजर आ रहा है जी? पेएबल। और वो पेएबल नजर आ रहा है 198 पे, 199 पे नहीं, 200,000 पे उठा कर ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। अगला साल आया तो एक्सचेंज लॉस की बजाय क्या आ गया जी? हमें उल्टा एक्सचेंज गेन आ गया। 1,000 रुपए का एक्सचेंज गेन आ गया। सेटलमेंट की हमने 1 मार्च को, तो ईयर एंड तो यही है ना, तो 1,000 का एक्सचेंज गेन आ गया। और डेप्शन आ गई 19,800। और प्लांट जो है वो 1,94,700 में से मजीद, इसको ना ऐसे कर लें यार, जगह तंग हो रही है। जी, पहले साल में क्या हुआ था जी? अभी ये तो 1,94,700 माइनस 19,800। और पिछले साल में क्या था जी? 1,98,000 माइनस 3,300। ठीक है जी, अब ये कितना हो गया जी प्लांट? ठीक है जी, और 194,700। ठीक है जी, ये टोटल ही एक्सट्रैक्ट्स बन गए। पेएबल खत्म हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपका होमवर्क है, 9 नहीं करना। ऊपर भी एक होमवर्क में था, एक ये भी है, चेक कर लो। बाइज गुड्स फ्रॉम ओवरसीज सप्लायर, बाइज गुड्स पेबल। ठीक है, दीज गुड्स आर प्राइस एट $200। पेमेंट 31 जुलाई को हुई है और ईयर एंड 30 जून है। तो ये आपका फुल फ्लैज एक अच्छा सवाल है। इसका सोल्यूशन भी है जो नहीं देखना आपने। सोल्यूशन देखना तो मौत है, मौत। मौत को गले से लगा लो या सोल्यूशन को देख लो, आपकी मर्जी है। सोल्यूशन को देखेंगे तो एक ही बात है मैं कहना चाह रहा था असल में, सॉरी जी। सोल्ड काउज,
ठीक है बेच दें इसका, कोई बात नहीं, ठीक है हम चली गई हैं तो क्या हुआ, IS-41 चला गया तो कोई बात नहीं, गाँव बेच दो कुछ नहीं होता। फॉर UK पाउंड 1000 और पेमेंट जो है 15 जनवरी को रिसीव हुई है और ये बीच में ईयर एंड भी आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो वही सवाल है बस। अब ये एसेट है। 8वें सवाल के अंदर वो प्लांट आ गया और जैपनीज येन में ख़रीदा है और पेमेंट जब मार्च को हुई है और कंपनी यूज़ करती है स्ट्रेट लाइन। बस एक एडिशनल चीज़ है, IS 36 आपने पढ़ा हुआ है ना जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे फिर इंशाल्लाह, कल अल्लाह ने चाहा तो हल्का फुल्का। तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट होगी जितनी भी होगी आपने उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। अगर तो कैरिंग अमाउंट लेट से 26, 27, 28 हज़ार है तो फिर आपका कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिकवरेबल ये कैरिंग अमाउंट जो है वो 20,000 और ये 30,000 है और ये 25,000 पे आ गया, यानी उससे नीचे आ गया, तो फिर 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ये सवाल में आप देख लेंगे, इम्पेयरमेंट आपने पढ़ा हुआ है IS 36, ठीक है ना। ये एक एडिशनल चीज़ है सिर्फ इसके अंदर, और कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन मौजूद है लेकिन आपने देखना नहीं है, मौत है मौत, ठीक है। तो ये 3 सवाल कर लीजिएगा। ये सवाल मसला कोई नहीं था, बस इसमें मसला सिर्फ ये एक है कि एक्सचेंज रेट्स जो है उसमें लोकल करेंसी के साथ क्या लग गया है 1, तो इसके अंदर कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता है। और वैसे भी मैं मिक्सचर नहीं करना चाह रहा आपके दिमाग में, बस सादा रखें चीज़ों को। इंशाल्लाह कल ये प्रिंसिपली तो ख़त्म ही हो जाएगा, छोटी मोटी कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो वो परसों में फिर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।